सक्सेस ऑन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। इसके पहले हम ट्रांसफार्मर के ऊपर उसके क्वेश्चंस वीके मेहता के और उसके थ्योरिकल और न्यूमेरिकल दोनों की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट गया था जिसमें पूछा गया था कि आप ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम पर वीडियो बनाइए। तो आज हम ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम और उससे जुड़ी आइडियल ट्रांसफार्मर और नो लोड फुल लोड की कंडीशन, सारी कंडीशन को लेंगे। साथ साथ हम यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट को भी कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें, तो आप तो हमारे साथ चैनल में लास्ट तक वीडियो बने रहें, जिससे आपको इन सारी जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पर ये क्या है, आपकी ट्रांसफार्मर की कोर है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर है जो क्या करेगी, हमारी ट्रांसफार्मर की हमारी कोर है जो क्या करती है, आपकी एक मैग्नेट पार्ट को पूरा करने का क्या करता है, कार्य करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो क्या होता है, यदि हम अपने आइडल ट्रांसफार्मर, आपको पता होगा आपके दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है आपका आइडल और एक होता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक, आइडल ट्रांसफार्मर और एक हमारा कौन सा होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हम आइडल तथा प्रैक्टिकल दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले तथा इनकी वर्किंग को भी देखेंगे कि हमारे आइडल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हमारा क्या है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे होती है। यानी ट्रांसफार्मर में हम बोलते हैं कि पावर बढ़ गया या वोल्टेज बढ़ जाता है या करंट बढ़ जाता है, तो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की वर्किंग को देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले V1 अप्लाई किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर ये V1 को अप्लाई करते हैं, ठीक, ट्रांसफार्मर हमने क्या किया, V1 को अप्लाई किया। तो जैसे हम V1 को अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हमारा क्या जनरेट हो जाता है, E1 जनरेट हो जाता है। तो जैसे हमने V1 को अप्लाई किया तो हमारा प्राइमरी जनरेट में क्या हो जाएगा, ये E1 जनरेट हो जाएगा। और ये E1 हमारा कैसे जनरेट होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो यहाँ पर हमारा जो E1 है ये हमारा कैसे जनरेट हो जाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वजह से। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्राइमरी में जो टर्न है वो क्या है, N1 और सेकेंडरी में जो टर्न है क्या है, N2 होते हैं। तो जैसे ही हमने प्राइमरी में सप्लाई देते हैं V1, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, EMF इंड्यूस हो जाता है E1। ठीक, अब इस E1 के कारण क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है और यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर में से कौन सा देते हैं, AC सप्लाई। तो ये फ्लक्स क्या होता है, बार बार वेरिएबल होते हैं, चेंजेस आते हैं फ्लक्स में। तो ये जो फ्लक्स है वो क्या करता है, इस कोर के थ्रू, यानी आपको दिख रहा होगा ये फ्लक्स जाता हुआ इस कोर के थ्रू, ये फ्लक्स क्या करता है, जाकर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है। ठीक, जैसे क्या होता है, आपको पता होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, कि जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका EMF जनरेट होगा। यानी क्या होता है, यानी कि आपके करंट या वोल्टेज में चेंजेस आते हैं तो आपको क्या होता है, वहां पर EMF जनरेट होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये जो आपका फ्लक्स होता है ये कैसा होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, आपका अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये जाकर सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा। जैसे ये सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है तो हमारा क्या हो जाता है, E2 जनरेट होता है। ठीक, और इस E2 की वजह से हमारा लोड पर क्या जनरेट हो जाता है, टर्मिनल पर V2। तो यहाँ पर ये सब चीजें बताने का हमारा पर्पस ये था कि आपको एक साइकिल याद रखनी है जो आपको फेजर डायग्राम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, किसी भी ट्रांसफार्मर के सबसे पहले हम उसमें क्या अप्लाई करेंगे, V1 हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले किसी भी ट्रांसफार्मर में अप्लाई करेंगे। ठीक, इस V1 के कारण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, आपका E1। तो B1 के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, E1 पे, यानी B1 के बाद मेरा क्या जनरेट होगा, E1। ठीक, तो आपको एक चीज पता है कि यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर अभी मैंने मान लिया कि आइडल है, तो जितना V1 जनरेट होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, E1 जनरेट हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपके ये जो थ्योरिकल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है उसमें तो ऐसा होता नहीं है। तो आप एक चीज ये भी मान सकते हैं कि B1 हमेशा बड़ा होगा किससे, E1 से। ठीक, अब हमारा E1 जनरेट हुआ तो E1 की वजह से आपने देखा कि इस E1 की वजह से ये फ्लक्स कट करता है और हमारा क्या जनरेट हो जाता है, E2। यानी हमारा थर्ड नंबर पर क्या जनरेट हो जाएगा, E2। और इसी E2 के कारण हमारा क्या मिलेगा, V2। ठीक, तो ये तो अगर हम मान लेते हैं कि आपका क्या है कि लॉस फ्री,
यानी कि आपका एक आइडल ट्रांसफार्मर है तो आपका रेशो बनता है कि E1 बराबर V1 भी होगा और E1 बराबर E2 होगा और V2 भी उसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉसेस को हम लेते नहीं है जिसमें आइडल ट्रांसफर की कंडीशन में या आदर्श परिणामित्र की स्थिति में। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को ज्यादा इसका फेजर डायग्राम को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमने V1 को अप्लाई किया तो आपके पूरे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में V1 सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी। ठीक, V1 से छोटा आपका क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा और E1 से छोटा आपका E2 देन V2। ठीक, यानी कि ये मैं यहाँ पे बड़ी या छोटी की बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे पहले आपका V1, इसके बाद आपका E1, फिर E2, फिर V2 जनरेट होगा। क्योंकि यदि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की यदि हम फिर बात करेंगे तो आपका V1 या V2 बड़े छोटे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि मैं जनरेट होने के समय की बात करूँ तो ये मान लेता हूँ कि ये 10 सेकेंड में जनरेट होता है तो उसके 2-3 सेकंड बाद आपका ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो हमारा एक साइकिल चलेगा जिसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका V1 जनरेट होगा, उसके बाद E1 जनरेट होगा, देन आपका क्या हो जाएगा E2, देन आपका V2 जनरेट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा साइकिल चलता है। ठीक, तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडल ट्रांसफार्मर। ठीक, तो आइडल ट्रांसफार्मर में आप सभी को कंडीशन पता होगी कि जिसमें क्या होते हैं आपके कोई भी लॉसेस ना हो। ठीक, लॉस फ्री होता है, यानी आपका ना कोई आयरन लॉस होगा, ना एडी करंट लॉस होगा, ना वाइंडिंग लॉस होंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने भी ये जो डायग्राम है आपका आइडल ट्रांसफार्मर का नहीं है, ये आपका किसका डायग्राम दिख रहा है आपको, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। और हम ज्यादा से ज्यादा किसको स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है जो R1, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है। यदि हम वाइंडिंग कर रहे हैं तो वाइंडिंग क्या होती है, टर्नों की संख्या होती है, यानी कि हमने बहुत सारे तार को एक पास पास लपेट देते हो तो हमारी वाइंडिंग बन जाती है। तो आपको पता होता है हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। मैंने मान लिया कि उस वाइंडिंग में जो वायर का टोटल रेजिस्टेंस था वो मैंने कितना एज्यूम कर लिया, R1। ठीक, इसके बाद हमारा जो सेकेंडरी में रेजिस्टेंस था वो मैंने क्या मान लिया, X1। यानी सॉरी, क्या होता है जब भी आप किसी भी वाइंडिंग को करेंगे तो वहां पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी X1 प्रेरकत्व या प्रेरकीय प्रतिघात जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो मैंने मान लिया कि जो पूरे कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस था प्राइमरी में वो X1 है। इसी तरीके से क्या होगा, यदि आप सेकेंडरी कॉइल पर जाएंगे तो सेकेंडरी कॉइल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के कारण इसका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको रेजिस्टेंस होगा, साथ साथ आपकी कॉइल होने की वजह से साथ साथ क्या है उसके इंडक्टेंस। तो मैंने मान लिया कि ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 है यहाँ पर, और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस है वो क्या है आपका X2 है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको प्राइमरी R1, X1 और X2 मिल जाते हैं। ठीक, इस तरीके इसके बारे में हम और ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे, R1, X1, R2 और X2 के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। ठीक, तो हमने मान लिया कि भी ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ पर एक नो लोड की कंडीशन में है। ठीक, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि नो लोड की कंडीशन में, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, इसकी केवल मैं वर्किंग समझाने की बात कर रहा हूँ कि कोई भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करेगा। ठीक, तो मान लेता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर भी क्या है आपका नो लोड पे, यानी आपका जो V2 है यहाँ पर आपका कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सबसे पहले आपका कौन सा करंट फ्लो हो जाता है, I1। ठीक, मैंने माना कि यहाँ पर जो जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर है तो यहाँ पर I1 करंट फ्लो होता है। ठीक, ये I1 करंट के कारण यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाता है, मैं मान लेता हूँ कि φm सेटअप होता है। ठीक, ये φm क्या करता है, जाकर यहाँ पर कट करता है इसको सेकेंडरी वाइंडिंग को, तो हमारा क्या जनरेट हो जाता है आपका E2। ठीक, इस तरीके से आपको पता होगा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर V1 को सप्लाई दी, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, E1 जनरेट हुआ, और E1 को जाकर फ्लक्स E2 कट किया, फ्लक्स यानी सेकेंडरी वाइंडिंग कट किया, तो हमारा क्या जनरेट हो जाता है E2। इस E2 की वजह से हमारा क्या हो गया, V2 जनरेट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम इस पे, ये तो आपकी कंडीशन हो गई नो लोड की कंडीशन में। ठीक, यानी ये तो आपका एक साइकिल हो गया नो लोड का। जब हमने क्या किया, इस पर यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया, यानी लो लोड से हम आप किस पे आ गए, ऑन लोड पर। यानी हमने क्या कर लिया, ट्रांसफार्मर में ऑन लोड। ऑन लोड का मतलब है कि यहाँ पर ये जो आपका ओपन था, यहाँ पर हमको एक लोड लगा ले रहे हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, जेड। ठीक, या यहाँ पे हम इसको सीधा सीधा लोड बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड लगाया। अब क्या होता है, जैसे हमने लोड लगाया, जब तक यहाँ पे कोई लोड नहीं था, तो ये वाइंडिंग तो हमारी ओपन सर्किट थी। तो इस वाइंडिंग के ओपन सर्किट होने जैसे यानी कि नो लोड की कंडीशन में ये ओपन सर्किट थी, तो इसके ओपन सर्किट होने के कारण हमारा क्या हो जाता था, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, आपका लोड कनेक्ट किया, तो यहाँ पर लोड कनेक्ट फ्लो हुआ, जिसको हमने क्या बोला, I2। ठीक है, अब ये I2 जनरेट हुआ। अब I2 तो कोई चीज जनरेट हुआ, अगर कोई जनरेट होता है कोई भी चीज तो हमारे लेंज को नियम को फॉलो करेगी। और लेंज का नियम क्या बोलता है कि कोई भी करंट उस चीज का विरोध करेगी जिसकी वजह से ये जनरेट हुई। तो यहाँ पर ये I2 जनरेट क्यों होता है, क्योंकि इसने फ्लक्स को आके यहाँ पे कट किया। ठीक, यानी कि यहाँ से हमने इसको सप्लाई दी तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ, और ये फ्लक्स ने आकर यहाँ पर कट किया।
ठीक, तो या तो आप थोड़ा और पीछे जाकर सोच सकते हैं कि सबसे पहले हमारा E2 जनरेट I2 क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर A2 था। ठीक है, और E2 क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि ये फ्लक्स था, इस बाइंडिंग को कट किया। अगर ये फ्लक्स कट ही नहीं करता तो ना E2 होता और ना हमारा V2 होता ना I2 होता। तो मेन रीजन जो यहाँ पर E2 जनरेट होने का या I2 जनरेट होने का आप देखेंगे या इनडायरेक्टली भी सोचें तो हमारा 5M भी है। ठीक, तो अब ये यानी इनडायरेक्टली रूप से किसको कम करने की कोशिश करेगा, ये I2 5M को कम करने की कोशिश करेगा। ये चाहता है कि मैं क्या कर लूँ, 5M को रिड्यूस कर दूँ। तो ये हमारा 5M तो आपको पता है कि ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है ट्रांसफार्मर की, कि किसी भी कंडीशन में आपका जो फ्लक्स होता है, ठीक, फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं, फ्लक्स हमारा क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, यानी कितना भी लोड डाल दीजिए, लेकिन ट्रांसफार्मर का फ्लक्स में कभी चेंजेस नहीं आने चाहिए। ये कंडीशन होती है आपकी कि कभी भी फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये I2 इसको क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। ठीक, 5M से, लेकिन हमारा ट्रांसफर की कंडीशन है कि ट्रांसफर हमेशा क्या करता है, फ्लक्स को स्थिर रखता है। तो यहाँ पर इस फ्लक्स को स्थिर करने के लिए जब ये यदि अब इसका विरोध करेगा तो अपने आप क्या होगा, 5M कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा विरोध होने की वजह से। तो जितना भी 5M कम हुआ उसकी कमी पूरी करने के लिए इसको एक्स्ट्रा करंट चाहिए। तो यही एक्स्ट्रा करंट ये क्या कर लेता है, यहाँ सेकेंडरी से ड्रॉन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, I2 डैश। ठीक, यहाँ मैं I1 को I0 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये हमारा नो लोड कंडीशन करंट है, इसलिए मैं इसको क्या लिख दिया, I0 या नो लोड करंट। जैसे ही मैंने यहाँ पर I2 डैश फ्लो किया तो यहाँ पर इससे जो करंट आएगी वो मैं मान लेता हूँ I, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I0 प्लस I2 डैश। ठीक, यहाँ पर क्या है कि आपका AC करंट है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सम ना करके क्या करेंगे, सदिश योग। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो I किससे मिलकर बना होगा, I0, यानी कि नो लोड में जो करंट फ्लो हुआ उसके बाद I2 ने किसका किया, फ्लक्स का विरोध किया, तो उसकी कमी पूरी करने का हमने एक और करंट फ्लो करा लिया I2 डैश। तो यहाँ से जो भी ये करंट लेगा वो दोनों के बराबर लेता है क्या, I0 प्लस I2 डैश। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं अपने इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ, वहां आपको और ज्यादा क्लियर होगा ये सब बातें। तो इस तरीके से आप वीडियो बने रहे, तो यहाँ पर हम आगे पूरी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसके ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट को बनाता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाइंडिंग का प्राइमरी बाइंडिंग। तो मैंने मान लिया कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पर V1 जनरेट होगा, यानी ये मेरा क्या जनरेट हो जाता है, V1। ठीक, और ये V1 हमारा किस पे अप्लाइड है, प्राइमरी। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा सीधा मान लिया प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1। ठीक, और इसको मैंने मान लिया प्राइमरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X2। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया कि ये हमारी जो ये वाइंडिंग की मैंने उसको इस तरीके से यहाँ पर दिखा दिया कि ये मेरी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हुई कौन सी, प्राइमरी, और ये मेरी ट्रांसफार्मर कपलिंग हो गई। इसके बाद मैंने दिखा दिया इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो यहाँ पे मेरा क्या जनरेट हो रहा है, E1। ठीक, इस E1 के कारण फ्लक्स इसको कट करता है, तो हमारा क्या जनरेट हो जाता है अपने आप E2, और E2 के बाद में हमारा क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी रेजिस्टेंस होगा। इसको मैंने किससे दिखा के रखा है, R2 से, और इसके बाद हमारा जो सेकेंडरी रिएक्टेंस उसको हम किससे दिखाते हैं, X2 से। तो और हमारा यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, V2। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है आपका, अभी पूरा इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बना हुआ, इसके आगे हम इसका पूरा इक्विवेलेंट सर्किट बनाने वाले हैं। तो आप देखिए, अभी मैंने एक थोड़ा सा रफली इक्विवेलेंट सर्किट बनाया कि किसी भी बाइंडिंग की हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को R1 से दिखा देंगे, X2 से दिखा देंगे, और E1 को दिखा देंगे, V2 V1 को दिखा देंगे, और यहाँ पे भी करंट को नहीं दिखाया। जब हम करंट को दिखाएंगे तो हमारे लॉसेस भी इंक्लूड होंगे। ठीक, तो अभी हम चलते हैं अपने सबसे पहले किसकी तरफ, आइडल ट्रांसफार्मर की तरफ। आइडल ट्रांसफार्मर, तो आपका जो आइडल ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं किसको दिखाने वाला हूँ, आपके आइडल ट्रांसफार्मर को। ठीक, तो आपको पता होगा हमारा आइडल ट्रांसफार्मर की कंडीशन हम क्या देखते हैं, फेजर डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर फेजर डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर मैं इस वीडियो में केवल फेजर डायग्राम कवर करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट को केवल उतना ही डिस्कस करूंगा जितना फेजर डायग्राम के लिए हमारे लिए जरूरी होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम किसको देखने वाले हैं, फेजर डायग्राम को। ठीक, तो ये हम फेजर डायग्राम किसके लिए देख रहे हैं, आइडल ट्रांसफार्मर के लिए, या किसके लिए, आदर्श परिणामित्र के लिए। ठीक, तो यहां पर देखिए आपको पता है कि अगर मेरा आइडल ट्रांसफार्मर है, तो यानी अभी मेरे नॉर्मली मैंने जो आइडल ट्रांसफार्मर बनाया था उसमें मैंने क्या बना के रखा था, यहाँ पर आपको भी मैंने जस्ट पहले जो बताया था कि यहाँ पे R1 बना के रखा था हमने, और एक X1 और एक मैंने R1 बनाया था। ठीक, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग थी। इसके बाद मेरे यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग थी, जिसमें मैंने क्या किया था, R2 और X2 बनाया था। ठीक, R2 और X2 को बनाया था, और यहाँ पे मेरा क्या जनरेट हो रहा था, आपका V1, यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो रहा था, E1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका E2, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, V2। लेकिन यदि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर की या आदर्श परिणामित्र की,
तो आप सभी को पता होगा कि आदर्श परिणाम की ना प्राइमरी वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस होता है ना सेकेंडरी में, और ऐसी तरह से आपका कोई भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस नहीं होता है किसमें, आदर्श ट्रांसफार्मर में। यानी यहाँ पर क्या होते हैं, कोई भी लॉसेस नहीं होते। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन में होगा क्या, यानी E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मान लिया कि ये क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, स्केल से बना लेता हूं मैं। यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है आपकी E1, यानी लोकस ऑफ E1। ठीक, लोकस ऑफ EMF है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये मैंने मान लिया कि यहाँ से आपकी क्या है, एक्स एक्सेस है। ठीक, तो यानी मेरा क्या है यहाँ पर, यदि E1 मैंने मान लिया, तो मैंने एज्यूम कर लिया ये मेरा E1 है, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका E2 हो जाएगा। और अभी हम किसको देख रहे हैं, हमेशा नो लोड की कंडीशन में। मैं बताना भूल गया कि अभी मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर में यहाँ पर मैंने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है, यानी मेरा पूरा ट्रांसफार्मर क्या है, अभी नो लोड पे है। जब नो लोड की कंडीशन में होता है तो हमारा क्या होता है, फ्लक्स को सेटअप करने के लिए केवल कौन सा करंट फ्लो होता है यहाँ पर, 5M, और ये 5M के साथ साथ क्या होता है हमारा IM। ठीक, यानी कि क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन में हमारा जो 5M होता है, ठीक, और ये IM होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आदर्श ट्रांसफार्मर कंडीशन में यहाँ पर सप्लाई देंगे तुरंत मैग्नेट बन जाएगी। यानी हमारे कोई भी जो एडी करंट लॉस है वो सब नहीं होते। ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा, एडी करंट लॉस वगैरह कैसे हम यहाँ पे फेजर डायग्राम में शो करते हैं। तो यानी मेरा जो E1 है वो इस तरीके से दिखेगा आपको, E1 और ये E2। ठीक, ये मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। यानी कोई भी चीज को मैं लीडिंग और लैगिंग डिसाइड करूंगा, हमेशा किससे डिसाइड करेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट से। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रेफरेंस पॉइंट से हम देखते हैं। तो आप, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर E1 जनरेट होगा। सॉरी, सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पर V1 आएगा। तो अभी मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफर की अगर बात करूंगा तो यहाँ कहीं आपका V1 होगा। ठीक, प्रैक्टिकल ट्रांसफर है, आगे हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कहीं मेरा क्या होता है, V1 होता है। ठीक, तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर V1 है। ठीक, तो यहाँ पर भी मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर नो लोड पे है। नो लोड पे है तो आपको पता है कि जो नो लोड पे करंट फ्लो होता है, नो लोड पे जो करंट फ्लो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके आयरन लॉसेस के बराबर। लेकिन ये तो मेरा आइडल ट्रांसफार्मर है, यानी आइडल ट्रांसफार्मर कोई लॉसेस नहीं होंगे। जब कोई लॉसेस नहीं होंगे तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, यानी हमारा I1 सेटअप E1 और E2 बन जाएंगे और 5M बन जाएंगे। तो आपको सभी को पता होगा कि E1 मैंने बताया था एक साइकिल की, सबसे पहले आपका V1 जनरेट होता है, फिर E1, फिर E2, फिर आपका क्या होता है, V2 जनरेट होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 5M है, तो 5M के आगे क्या चलेगा आपका E1, क्योंकि सबसे पहले आपका आया क्या होगा, E1 आया। E1 की जैसे आपका क्या जनरेट सेटअप होगा, फ्लक्स सेटअप होगा। ये मैंने बताया था कि E1 होगा, और E1 की वजह से यहाँ पे हमारा फ्लक्स सेटअप हुआ। तो ये फ्लक्स आ गया मेरा E1 से पीछे, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। यानी क्या है, फ्लक्स से E1 यहाँ से आगे चल रहा है और 5M यहाँ से क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। इसके साथ साथ आपका जो IM है, IM। ठीक, अब इस फ्लक्स बनने के बाद, यानी इस फ्लक्स के सेटअप होने के बाद, मान लो तो यहाँ बीच में E1 की जैसे फ्लक्स सेटअप हुआ, और इस फ्लक्स के सेटअप होने के बाद हमारा E2 जनरेट होता है। तो क्या, यानी कि सबसे पहले हमारा फ्लक्स आया तो फ्लक्स से पीछे E2 चलेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पीछे E2। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, E1 और E2 के बीच में कितना 180 डिग्री का डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक, तो ये तो आपकी कंडीशन होगी नॉर्मली, जो आपको एग्जाम में ये सी कंडीशन को याद रखना है। अभी आप कुछ कुछ बुकों को देखेंगे जिनमें आपको ये भी दिखाया जाएगा कि E1, यानी आपका ये जो E1 है और यहाँ पे आपका जो E2 है, ये आपका क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, यानी कि सेम फेज में दिखाएंगे। तो ये क्या होता है, आपकी कंडीशन होती है पोलैरिटी की। यदि हम सेम पोलैरिटी लेते हैं तो हमारा E1 और E2 क्या होता है, एक फेज में आते हैं, यानी कि E1 और E2 एक दूसरे पर फेज होता है। ठीक, और यदि हम अपोजिट पोलैरिटी को ले लेते हैं तो हमारा क्या होता है, 180 डिग्री, E1 और E2 के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। यानी कि सेम में लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम फेज में आएगा, क्या, सेम फेज E1 एंड E2। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, अपोजिट लेते हैं, ठीक, अपोजिट पोलैरिटी लेते हैं तो हमारा क्या होता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट होता है किसके बीच में, E1 और E2 के बीच में। तो यहाँ पर आप एग्जाम के पर्पज से E1 और E2 के बीच में 180 डिग्री के आंसर को ही लगाइए, यही आपका ज्यादा सुटेबल आंसर होगा एज कम्पेयर टू दोनों इन फेज होंगे। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि अभी हमारा क्या चल रहा है, नो लोड। ठीक, यानी कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो कुछ इस तरीके का ट्रांसफार्मर है, कोई लॉसेस तो इसमें हो नहीं रहे हैं। तो मेरा ट्रांसफार्मर हो गया, और ये इस तरीके का सिर्फ ट्रांसफार्मर है। ठीक, कोई लॉसेस नहीं, इसमें मैंने R2 और X2 को सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर। ठीक, अभी नो लोड पे है, नो लोड पे आपका जो करंट फ्लो होता है, आयरन लॉस की वजह से करंट फ्लो होता है। अब आदर्श ट्रांसफार्मर ले लिया तो आयरन लॉस तो होगा ही नहीं, आयरन लॉस है नहीं तो कोई करंट नहीं दिखाएंगे हम यहाँ पर। लेकिन जब हम इसको लोड पे लगाते हैं, यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर लोड कनेक्ट किया। जब हम यहाँ पर लोड कनेक्ट करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है, जो क्या दिखाता है, हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं यहाँ पर।
इसको करंट को। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, लोड पे जो करंट फ्लो होगा आई। तो बस आपको आदर्श ट्रांसफार्मर केवल कुछ नहीं करना, आपको नो लोड कंडीशन में केवल एक और करंट फ्लो हो जाता है आई। ठीक, यानी हमारा प्राइमरी में करंट क्या फ्लो होगा, आई। ठीक, ये मेरा प्राइमरी करंट फ्लो हुआ क्या, आई। तो मेरा सेकेंडरी में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ I2। ठीक, आई और I2 डैश, इसको आप I2 डैश भी शो कर, इसको I2 मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, I2 डैश हो जाएगा। ठीक, यानी मेरा जैसे हमने लोड लगाया तो लोड के कारण कौन सा करंट फ्लो होगा, I2। तो ये I2 और I1 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आपके एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, किसी कंडीशन में, केवल आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन में। ठीक, तो यहाँ पर आपका आदर्श ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में कोई करंट नहीं ले रहे, इसलिए हम यहाँ पर कोई करंट नहीं दिखाएंगे। लेकिन जैसे हमने इसको लोड लगाया तो यहाँ पर एक करंट फ्लो हो जाता है I2। ठीक, मैं मान लेती हूँ लोड के कारण I2 करंट फ्लो हुआ, तो इस I2 के कारण आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 जनरेट होगा, यानी आपका जो I2 डैश इक्वल टू I1 होगा। ठीक, या I होगा। ठीक, I2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपको जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है, I इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन आपका है, तो यहाँ पर I0 है ही नहीं। ठीक, यानी कि आपका क्या है, लॉसेस हो नहीं रहे हैं, I0 वाला नो लोड करंट या लॉस करंट भी बोल सकते हैं इसको। तो I आपका किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा I2 डैश के बराबर। तो I2 डैश और I1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ, जहाँ पर क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ लॉसेस होगा। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का स्क्रीन पर एक इक्विवेलेंट सर्किट दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट को देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, आपको इक्विवेलेंट सर्किट में एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सब चीजें दिखाई दे रही होंगी। इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम बनाएंगे भी, लेकिन आप इसको पहले ग्राफिकल देख लीजिए। तो आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलिए हम देखते हैं अपने इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ, तो इसको बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं। आप क्या कर दिए, सबसे पहले सिंपल सा मैंने क्या किया, सीधे सीधे 2 वाइंडिंग को बना दिया। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मेरे को 2 वाइंडिंग दिखती है ट्रांसफार्मर में, तो मैंने इस तरीके से आपकी 2 वाइंडिंग को बना दिया कि ये मेरी क्या हो गई, यहाँ पर 2 वाइंडिंग हो गई। अब आपको सिंपल सा पता होगा कि यदि मेरा क्या होता है, यहाँ पर वाइंडिंग में रिएक्टेंस होते हैं और साथ साथ किसी भी वायर का क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस भी होता है। मैंने क्या बना लिया, R1 बना लिया और ये X1 बना लिया। ठीक, ये मैंने क्या बना लिया, R1 और X1 बना लिया। ठीक, R1 बना लिया और मैंने क्या कर लिया, आपका X1 को बना लिया। ठीक, इसके बाद आपको पता होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपका डेफिनेटली रेजिस्टेंस होगा, साथ साथ क्या होगा, आपका रिएक्टेंस भी होगा। तो मैंने ये X2 को भी बना लिया। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, ये मेरा यहाँ पे जुड़ गया। ठीक, अभी तो हमने मान लिया कि क्या है कि ये जो आपको, मैं किस पे आ गया हूँ, आपके प्रायोगिक ट्रांसफार्मर पे, प्रायोगिक या आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। यानी अब जो हम वास्तव में, यानी कि आपके जो यूजेस में आता है ट्रांसफार्मर, उसका इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं, यानी यहाँ पे आपके लॉसेस भी इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन कौन सी ले ली, आपकी नो लोड की कंडीशन को लेकर रखा हूँ, इस कंडीशन को, नो लोड की कंडीशन को। और यहाँ पर मैं जो भी इक्विवेलेंट सर्किट बताने वाला हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ, अपोजिट पोलैरिटी के लिए। ठीक, तो अभी हमने क्या किया है, आपका नो लोड की कंडीशन को लिया है। ठीक, तो नो लोड की कंडीशन आपका क्या होता है, यहाँ पर हम V1 तो अप्लाई करके रखते हैं, नहीं मैंने यहाँ पे V1 है, तो इस V1 की वजह से यहाँ पर E1 भी जनरेट होगा। ठीक, लेकिन और हमारा क्या होगा, यहाँ पर E2 भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या है, आपकी सेकेंडरी को ओपन सर्किट करके रखा है, इस पर कोई लोड भी नहीं लगाया। लेकिन नो लोड की कंडीशन में भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। ठीक, जो क्या कहलाता है, हमारा I0 करंट। ठीक, I0 करंट, ये हमारा क्या कहलाता है, I0 करंट। ठीक, और ये I0 करंट हमारा किस किस से मिलकर बना होता है, यहाँ पर आपके 2 करंट होते हैं। यहाँ पर एक होता है आपका XM। ठीक, इसी XM को हम क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, यानी जो अपने मैग्नेट बनाने के लिए जो रिएक्टेंस जनरेट हुआ, उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो ये हमारा XM क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। और यहाँ पे आपका जो जनरेट होता है वो आपका क्या कहलाएगा, एक रेजिस्टेंस। ठीक, तो जी हमारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, IW, और इसको हम क्या बोलते हैं, IN। ठीक, तो ये हमारा I0 इक्वल टू, आपको रिलेशन पता होगा, I0 इक्वल टू क्या होता है, आपका IM स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो ये XM, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका वॉटलेस कंपोनेंट। यही हमारा क्या कहलाता है, वॉटलेस कंपोनेंट, यानी कि जो आपका मैग्नेट बनाने में जो करंट फ्लो हुआ, वही हमारा क्या कहलाएगा, वॉटलेस कंपोनेंट। और साथ में हमारा ये जो हमारा क्या कहलाता है, वाटफुल
कंपोनेंट। ये मेरा क्या कहलाएगा आपका वाटफुल कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा वाटलेस कंपोनेंट, और ये हमारा क्या कहलाता है वाटलेस कंपोनेंट। ठीक, तो ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है वो हमारा क्या कहलाता है वाटलेस कंपोनेंट, और जो उसमें हमने रेजिस्टेंस के साथ जो हमारा करंट जाता है वो हमारा क्या कहलाता है वाटफुल कंपोनेंट। आपको ये पता होगा कि यदि प्योरली रिएक्टेंस, तो यहाँ पर पावर खपत जीरो होती है। कोई भी रिएक्टेंस है वहां पर कॉस 90 बनता है, जैसे पावर खपत क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, यानी पहले हाफ साइकिल में तो ये चार्ज होता है, अगले हाफ साइकिल में तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, इसी तरह से आप रेजिस्टेंस को देखेंगे तो ये ट्रू पावर को खपत करता है, यानी कि एक्चुअल पावर को लेता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं वाटफुल कंपोनेंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं वाटलेस कंपोनेंट। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक लोकस बना देता हूँ जो मेरी फिर से हमेशा से क्या हो जाएगा E1 या V1 की लोकस होगी। ठीक, आपको पता है कि यहाँ पर आपके मैंने क्या बना लिया, ये आपकी एक्स एक्सिस है, साथ में मैंने क्या बना लिया आपकी ये एक्स एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, सबसे पहले मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा क्या है V1। ठीक, तो इस V1, तो आप देखिए ये V है, या इसको आप V1 भी बोलते हैं, यहाँ पर हमारा जनरेट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं V2। तो ये V1 और ये रेजिस्टेंस, तो आपको ही पता है कि जो भी करंट रेजिस्टेंस के साथ जाता है वो तो आपका इन फेज में होता है, यानी कि यहीं आपका रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो IR भी यहीं पे मिलेगा आपको, और VR भी यहीं पे मिलेगा। ठीक, यानी कि आपको एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो IW है वो तो हमारा किसके साथ आने वाला है। ठीक, यानी कि आपको IR और VR तो एक साथ मिलेंगे, और यहाँ पर जो एडी करंट, ये मेनली जो IR है ये एडी करंट लॉस को दिखा रहा है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो IR है ये आपका तो सेम फेज में किसके साथ आएगा, आपका सीधा सीधा V1 के साथ। तो यहाँ पे मैं IR को क्या बना लूंगा, यहाँ पर बना लेता हूं कि ये मेरा क्या हो गया आपका IRW। ठीक, IR ना दिखाकर मैं किसको दिखाऊंगा IW को, यानी यहाँ पर आपका जो नो लोड की कंडीशन में आपका जो वाटफुल कंपोनेंट होता है वो इसके साथ इन फेज में होता है आपके V1 के साथ। यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि आपका जो नो लोड की कंडीशन में आपका वाटफुल कंपोनेंट किसके साथ फेज में आता है, V1 के साथ में। ठीक, अब इसके बाद आपको पता है कि यदि ये IR है तो यदि जो भी रिएक्टेंस करंट फ्लो होता है वो तो रिएक्टेंस क्या होता है, लैगिंग करंट देता है, यानी जो मेरा VR है। ठीक, यानी आपका जो करंट मान लेता हूं मैं यहाँ से करंट, ये जो करंट जो भी फ्लो होगा वो IM इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो भी क्या करेगा आपका लैग करेगा, यानी कि IW यानी रेजिस्टेंस में जो करंट है वो लीड करेगा और जो है वो लैग करेगा। अब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जो भी चीज इससे आगे जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे लीड करना, और जो भी चीज इससे पीछे होगी यानी जो भी चीज इससे आगे है वो सब चीजें इसकी आगे चल रही हैं। तो यहीं से मेरे को करना है कि ये, तो ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर करंट IM। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा रेजिस्टेंस के थ्रू करंट हो गया, इस रेजिस्टेंस के बाद जो रिएक्टेंस लगा था उससे करंट जो था वो 90 डिग्री लीड कर लैग कर रहा था, तो ये मेरा 90 डिग्री क्या हुआ लैग करना चालू हो गया। ठीक, अब जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको रिजल्टेंट निकालते आता होगा कि मैंने IW के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, साथ में मैंने क्या किया IM के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो जो मेरा रिजल्टेंट बनता है ये मेरा क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट I0। ठीक, तो आप यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि I0 और IM का रिलेशन क्या बनेगा, सीधा सीधा आप पाइथागोरस में लगेंगे तो I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I0 का स्क्वायर इक्वल टू IM का स्क्वायर प्लस, और ये IW को आप यहाँ भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा IW का स्क्वायर। तो I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा √IM स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर। ठीक, तो यानी हमारा क्या होगा यहाँ पे नो लोड पे कुछ ना कुछ करंट जरूर एक्स एक्सिस पे मेरी क्या हो जाएगी आपकी, मेरी क्या हो गई एक्स एक्सिस, और ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। ये मैंने क्या माना के रखा है कि यहाँ पे कहीं E1 होगा और नीचे यहाँ कहीं E2 होगा, क्योंकि E1 हमेशा आगे चलेगा और E2। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपकी कंडीशन लेके चल रहा हूँ वो क्या लेके चल रहा हूँ अपोजिट पोलैरिटी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ E1 और E2 के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस रख रहा हूँ। ठीक, तो इसके साथ आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखते जाइए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमको क्या करना है यहाँ पर, कि मैं मान लेता हूँ ये E2 है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइकिल बताया था कि किसी भी आपके ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आपका E1 V1 जनरेट होता है, फिर आपका E1 जनरेट होता है, देन आपका E2 जनरेट होता है, देन आपका V2 जनरेट होता है। तो सबसे पहले तो मेरा E2 जनरेट हुआ, तो E2 से पीछे तो मेरा V2 होगा, यानी मेरा E2 है तो E2 पहले आया है ना, उसके बाद ही V2 आया होगा। तो यहाँ से मेरा रेफरेंस पॉइंट यानी इससे जो भी चीज हमको पीछे देखनी, यानी E2 यहाँ पे है तो V2 इसके पीछे रहा होगा। तो यहाँ कहीं मैंने मान लिया कि मेरा क्या था, मैंने अज्यूम कर लिया कि E2 के पीछे मेरा यहाँ पर क्या था, ये मेरा क्या था यहाँ पर V2 था। ठीक, V2 था। अब मैंने यहाँ पर जो बना रहा हूँ सबसे पहले किसके लिए बना देते हैं अपन,
मैंने एज्यूम कर लिया कि आपका क्या है, लैगिंग है। कौन सा पावर फैक्टर पे, ये लैगिंग पावर फैक्टर पे है। ठीक, तो यानी कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे है तो आपका करंट तो लैग कर रहा होगा किससे, वोल्टेज से, तो डेफिनेटली करंट आपका क्या होगा, यहाँ पर पीछे होगा। यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, I2। ठीक, यानी मेरा I2 बन जाएगा। वहां पर आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने क्या किया कि आपको पता है कि V2 जनरेट हुआ होगा, तो V2 से I2 तो हमेशा लैग कर रहा होगा, तो मैंने V2 के पीछे क्या बना लेता हूं मैं, I2। अब आपको पता होगा कि ये I2 है, तो I2 में जो लॉस होगा इस R1 होगा, यानी कि I2 में, सॉरी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहले, तो I2 किससे फ्लो होता है, R2 से, तो यहाँ पे जो लॉस होगा कौन सा होगा, I2 इंटू R2। ठीक, यानी कि मैं अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिखूंगा R2 के रस, तो क्या लिखूंगा, I2 इंटू R2। इससे क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिखूंगा तो लिखूंगा I2 इंटू X2। ठीक, तो चलिए अब वही करता हूं मैं। आपका क्या होगा, जो I2 यानी जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तो सेम फेज में होगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, सेम फेज के लिए बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, यानी मैंने ये जो I2 था, I2 के साथ एक सेम फेज में यहाँ पर एक रेखा खींची, जो मेरी क्या थी, ये किसको शो करती है, हमारी I2 R2 को। ठीक, मेरी किसको शो करेगी, I2 और R2 को। अगर ये I2 R2 को शो करती है तो यहाँ पर जस्ट इससे 90 डिग्री पे, इस 90 डिग्री पे मेरा क्या बनेगा, इसको मैं और आगे तक बना लेता हूँ लोकस को। ठीक, मेरा क्या बनेगा 90 डिग्री पे I2 इंटू X2। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं I2 इंटू R2, I2 इंटू X2। अब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से मिलकर मेरा क्या बनता है, इम्पीडेंस। ठीक, तो इस इम्पीडेंस को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस इम्पीडेंस को I2 इंटू Z2। तो यहाँ पे आपको कुछ, जहां भी ये कट करेगा, यानी आपका ये जो जट करेगा, यही मेरा पॉइंट क्या कहलाता है, यहाँ पर E2। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि अगर इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो आपका V2 का मैग्नीट्यूड यहाँ तक है। ठीक, V2 का मैग्नीट्यूड यहाँ तक है, लेकिन E2 का मैग्नीट्यूड यहाँ तक है, यानी डेफिनेटली E2 क्या है, V2 से ज्यादा होगा। ठीक, यानी कि आपका E2 की वैल्यू ज्यादा नहीं, जनरेटिंग हमेशा क्या होगा, E2 से ज्यादा होगा। अब मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर I2 करंट फ्लो होता है, चलिए तो अब हम बना लेते हैं कि यहाँ पर I। अब आप देखते हैं कि इसकी, ये तो अपनी कहानी होगी इसकी सेकेंडरी साइड की, ये हमने सेकेंडरी साइड के इसका पूरा डायग्राम को बना दिया। ठीक, यहाँ पे आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका फाई। ठीक, यही हमारा क्या कहलाएगा, कॉस फाई, और कॉस फाई यहाँ पर हमारा क्या है, लैगिंग है। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्राइमरी साइड की तरफ चलते हैं। ठीक, आपको एक चीज जरूर याद है कि जितना यहाँ पर E2 जनरेट होता है लगभग उसी के आसपास का आप यहाँ पर E1 मान लीजिए। यहाँ पर आपके ट्रांसफॉर्मर रेशो से घटा के लिखते हैं हम यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल फेजर डायग्राम कंपेयर में मान लिया कि जितना हमारा E2 जनरेट होता है हमारा मैंने मान लिया कि E1 था। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर कि आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में हमेशा नो लोड करंट फ्लो होगा, यानी कि I0 हमेशा फ्लो होगा। और ये I0 किन दो करंट की वजह से फ्लो होता है, आपका हमेशा आपका एक करंट होता है कौन सा, जो हमारा आता है आपके इसके साथ, तो ये हमारा हो जाता है IM। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, आपका IW, यानी ये मेरा कौन सा करंट हो जाता है, IW। ठीक, ये मेरा करंट हो जाता है IM और ये मेरा करंट क्या हो जाता है, IW। अब चलिए यहां से IM और IW का आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तो आपका IM और IW का जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आपका I0। ये मेरा क्या बन जाएगा, I0। तो ये I0 मेरा क्या है, नो लोड करंट। इसी I0 को हम क्या बोलते हैं, नो लोड करंट। अब आपको पता था कि इस I2 की वजह से जो प्राइमर में करंट फ्लो हुआ वो मेरा क्या था, I2 डैश, यानी फ्लक्स की कमी को पूरा करने के लिए एक और करंट फ्लो हो गया I2, इसी को हम क्या बोल रहे थे, I2 डैश। तो ये मैंने क्या कर लिया, इसके जस्ट अपोजिट एक और करंट बना लिया, जो मेरा क्या है, I2 डैश। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट बनाई, मतलब हल्का सा मेरा आगे पीछे हो गया, तो ये मेरा क्या होगा, जस्ट I2 डैश। अगर मैं इस I2 डैश का रिजल्टेंट निकालू, यानी इन दोनों का अगर मैं मान लेता हूँ कहीं रिजल्टेंट निकलता होगा कि इस I1 के साथ मैंने पैरेलल पे ले जाकर एक लाइन खींच ली इस तरीके से, और इस I1 के इसका क्रॉस में यहाँ पर एक लाइन खींच ली मैंने। ठीक, तो ये मेरा जो रिजल्टेंट बना, इसी रिजल्टेंट को मैं क्या बोलूंगा, I बोलूंगा। ठीक, यानी यही मेरा क्या होगा कि I2 डैश प्लस I0 को जोड़ लीजिए तो आपका I बन जाएगा ना, सिंपल सा है। मैंने वही तो किया, I2 डैश और I0 को जोड़ लिया, मेरा टोटल करंट I बन गया। अब देखिए हमारा I0 और I2 डैश में से I बन गया। अब इसी I के साथ क्या हो जाएगा आपका,
ये यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ कि मेरा E1 है। ठीक, थोड़ा सा मेरा डायग्राम में जगह कम पड़ा इसलिए मैंने यहाँ पे E1 एज्यूम कर लिया। ये मेरा E1 है। ठीक, तो ये मेरा E1 है। तो इस E1 के साथ यानी कि E1 के साथ क्या होगा हमारा, अब I1 यानी यहाँ से अगर करंट में मान ले तो I फ्लो होती है, तो ये I1 R1 I की वजह से जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो जाएगा I R1, और इसके ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा हमारा I R2। ठीक, I R1 और I R2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर I यानी कि आपका जो I के साथ पैरेलल में एक लाइन लेके जाएंगे E1 पे, और यही मेरी किसको शो करेगी, I1 R1 को। ठीक, इसी से जस्ट 90 डिग्री हमारी जो लाइन होगी वो किसको शो करेगी, आपकी I2 X2 पे, और जो मेरा रिजल्टेंट बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा I2 Z2। और यहीं से आप जो निकाल लीजिए एक लाइन जो हम यहाँ पर बनाएंगे, ये यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, यही हमारा क्या कहलाएगा V1। तो आप सिंपली देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आपका V1 का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, V1 से आपका E1 का मैग्नीट्यूड कम है, फिर इसी E1 से आपका E2 लगभग बराबर होते हैं, E2 छोटा होगा लेकिन आपका E2 से मैग्नीट्यूड किसका कम हो जाएगा, V2 का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लैगिंग पावर फैक्टर पे। अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का पावर फैक्टर। तो ये प्राइमरी का V और I के बीच में फाइल, लेकिन V हमेशा जो V है वो हमेशा I के आगे रहेगा। यानी आपका कुछ भी हो, सेकेंडरी का पावर फैक्टर कुछ भी हो, सेकेंडरी का पावर फैक्टर कुछ भी हो, या आपका प्राइमरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइमरी पावर फैक्टर आपका ट्रांसफार्मर की कंडीशन में हमेशा लैगिंग होगा। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि आपके सेकेंडरी का ट्रांसफार्मर लैगिंग है या लीडिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके प्राइमरी का ट्रांसफार्मर का जो आपका पावर फैक्टर वो हमेशा क्या होगा, लीडिंग होगा। इसके साथ साथ आपके बहुत से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में कि E1 और E2 के बीच में कितना होगा, तो 180 डिग्री का डिफरेंस बन सकता है। ठीक, IW है जो आपका V1 के साथ फेस में होता है, IM जो है आपका IX IM और आपका ये 5M दोनों इन फेस होते हैं, I2 और I2 डैश एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, इस तरीके से आपके बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यदि आप एक बार इस डायग्राम को बना लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम आपके पास लैगिंग का बन गया है, इसके बाद हम लीडिंग का भी बनाने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं आपके किसके प्राइमरी के, अभी तक आपने किसका देखा, लैगिंग का देखा। अब हम देखते हैं आपके लीडिंग के लिए, यानी अभी हमने किसके लिए देखा था, लैगिंग के लिए देखा था। हम किसके लिए देखेंगे, आपके लीडिंग के लिए। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड की कंडीशन में किसके लिए, लीडिंग के लिए देखने वाले हैं। ठीक, तो हम किसके लिए देखेंगे, आपका लीडिंग के लिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि फिर से हमको क्या करना है, आपका वही काम है जो सेम टू सेम हर बार रहेगा कि सबसे पहले हमको क्या करनी है, E1 की लोकस बना लेनी है। यानी ये मेरी किसके लिए बन गई, E1 की मैंने क्या कर ली, यहाँ पर लोकस बना के रखी है। ये मेरा क्या हो जाएगा E1, नीचे कहीं मेरा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कहीं मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि E2 होगा। इसी के साथ एक्स एक्सिस बना लेते हैं हम। ये मैंने बना ली अपनी एक्स एक्सिस। चलिए, फिर से हमको क्या करना है, आपको पता है कि ये E2 है, तो इस E2 यानी हमको फिर से आपको वही साइकिल याद करने की, सबसे पहले V1 जनरेट होता है, देन E1, देन E2, देन V2। तो सबसे पहले हमारा E2 के पीछे आपका क्या रहा होगा, V2 रहा होगा यहाँ पर। तो हमने क्या कर लिया, सिंपली सा यहाँ पर V2 को बना लिया, तो मेरे क्या हो जाएगा, V2 जनरेट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लीडिंग के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि लीडिंग के लिए, यानी इसका जो सेकेंडरी का पावर फैक्टर है वो लीडिंग है, यानी कि यहाँ से आपका जो थोड़ा सा आगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जल्दी में बना दिया, इसलिए मैंने मान लिया कि यहाँ पर I2 होगा। ठीक, यानी कि ये V2 और I2 के बीच में आपका फाई एंगल जनरेट हो जाता है। ठीक, तो आपका V2 से आगे क्या बनने वाला है, आपका I2, क्योंकि हमने किसको लेके रखा है, लीडिंग के केस में। अब ये I2 है, तो इस I2 के साथ आपका जो I1 I2 R2 में जो लॉस हो रहा होगा, मैं इसको जैसे मैंने पहले बताया था इक्विवेलेंट सर्किट में, वो इसके साथ आप क्या करेंगे, सेम फेज में बनाएंगे। तो मेरा कौन सा लॉस हो जाएगा, ये I2 R2 के कारण लॉस। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इससे जस्ट 90 डिग्री हमारे कौन से लॉसेस होते हैं, अब सभी को पता होगा। फिर से क्या होगा, हमारा सेकेंडरी रिएक्टेंस के कारण जो लॉस होता है वो क्या हो जाएगा, मेरा I2 और X2 की वजह से। और जो टोटल लॉस बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, इम्पीडेंस के थ्रू I2 इंटू Z2। यानी अब मेरा क्या कहलाएगा, ये
अब ये जो मेरा बन गया वो बन गया मेरा क्या E2, यानी यहां से यहां तक मेरा क्या कहलाएगा आपका E2। जितना E2 है जस्ट उसके अपोजिट आपका E1 क्या होगा, यहाँ कहीं E1 होगा। ठीक, मैंने अपोजिट पोलैरिटी ली, मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ। किसी किसी बुक में आपको सेम पोलैरिटी के साथ दिखा सकते हैं जिसमें E1 और E2 को आपको सेम लोकस पर लिया होगा, लेकिन मैक्सिमम बुक में इसको 90 डिग्री पर ही दिखाया गया है। तो आप 90 डिग्री लेंगे, बहुत से एग्जाम में इसका आंसर भी 180 डिग्री लिया गया है। ये तो मेरा बन गया इसका आपका लीडिंग की कंडीशन। सेकेंडरी साइड हम वापस देख लेते हैं प्राइमरी साइड। जितना मेरा I2 है उसके जस्ट अपोजिट में मेरा क्या होगा, यहाँ पर I2 डैश होगा। ठीक, अब आपको पता होगा कि फिर से प्राइमरी में वो दोनों लॉस आपके फिक्स हैं। ये आपका एक E1 के साथ जो लॉस आता है वो आपका कौन सा हो जाता है, यहाँ पर IW, और यहाँ पर आपका एक लॉस होता है कौन सा, जो मैग्नेटाइजेशन लॉस बोलते हैं जिसको हम, और वो मेरा क्या होता है IM। इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालते तो हमको क्या मिल जाता है, हमेशा की तरह I0। इस वीडियो को आप एक दो बार जरूर देखें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अगर आपको एक बार समझ आएगा तो ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगा आपको। अब ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट सबसे आसान चीज लगेगी फिर आपको। चलिए तो फिर से हम क्या करेंगे, अब देखिए I0 बना लिया मैंने, I2 डैश बना लिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा क्या देगा मेरे को, प्राइमरी करंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि I0 और I2 से मिलकर मेरे क्या बनती है, आपकी प्राइमरी करंट बनती है। तो मेरी क्या बन जाएगी, आपकी प्राइमरी करंट I बन जाएगी। अब इस I के थ्रू हम क्या करेंगे, इस E1 पे कौन सा लॉस बनेगा मेरा, फिर से सेम टू सेम लॉस कौन सा होगा, I की वजह से I1 R1। ठीक, और यहां पे मेरा क्या हो जाएगा I इंटू Z1 और I इंटू X1। तो इन दोनों रिजल्ट मेरा क्या बनेगा, I इंटू Z2। तो इसको आप वापस से यहां पर मिला दीजिए किससे, इस ओरिजिन बिंदु से। तो आपका क्या दिखा देगा, ये V1, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा E1 और नीचे आपका क्या हो जाएगा E1। तो आप फिर से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आपका V से I आगे लिया है। ठीक, ये तो मेरा लीडिंग का केस है, लेकिन आप वापस देखिए कि V और ये रिजल्टेंट करंट I हमेशा, यानी कि VI से हमेशा पीछे चल रहा है, यानी कि प्राइमरी का पावर फैक्टर तो अभी भी आपका क्या आ रहा है, लैगिंग ही आ रहा है, यानी कि आपका प्राइमरी का पावर फैक्टर हमेशा क्या आएगा, हमेशा लैगिंग आएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बात किसके लिए, यूनिटी के लिए भी। यदि ट्रांसफार्मर को यूनिटी पर लेके जाएंगे तो क्या होगा। तो वापस से मैं आपको वही बताता हूं कि सबसे पहले आपको फिर से वही करना है, लोकस ऑफ E1 बना लेनी है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ये लोकस ऑफ E1 बना ली, और इसी से जस्ट एक्स एक्सेस बना लेते हैं। हम अभी क्या है एक्स एक्सेस, आपको सबको याद हो चुका होगा, फिर भी मैं लेता हूँ कि एक्स एक्सेस है। ठीक, अब फिर से हमको पता है कि ये मेरा कहीं यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ कहीं मेरा क्या है, आपका E2 है। अगर यहाँ कहीं मेरा E2 है तो आपको पता होगा, अभी तक तो आपको सबको पता होगा कि मेरा ये E2 फिक्स हो गया। तो इसको मैं डार्क ही कर देता हूँ कि ये मेरा बन जाता है आपका E2। अगर E2 है तो E2 से पीछे आपका क्या बना होगा, V2 डेफिनेटली। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर E2 से पीछे क्या बन गया हमारा, V2। अब यहाँ पर यूनिटी है, यानी कि दोनों का सेम क्या है आपका, ये मैं बना रहा हूँ आपका किसके लिए, यहाँ कहीं मैं लिख देता हूँ यूनिटी के लिए। ठीक, इसके लिए बना रहे हैं हम यहाँ पर, आपको आप किसके लिए बना रहे हैं, यूनिटी के लिए। ठीक, तो यानी कि आपका V2 के साथ साथ आपका क्या होगा, V2 और I2 दोनों सेम फेज में होंगे, क्योंकि लोड करंट और लोड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। यानी कि V2 के आगे आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पर I2। ठीक, अगर ये I2 होता है तो आपके जो I2 और R1 लॉस हो रहे हैं वो भी इसी के साथ आगे ही आएंगे ना। तो आपके क्या बन जाएंगे, इस I2 के आगे ही मैं क्या बना लूंगा, आपके I1 R1 के लॉसेस को। ये मेरे क्या बन जाएंगे आपके वापस से I1 और R1 के कारण जो लॉस हो रहे हैं मैंने क्या बना ली I, क्योंकि यहाँ पर V2 और I2 सेम फेज पे, तो यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अब इस I1 और R1 से आपका जस्ट 90 डिग्री पे क्या बनने वाला है, X2 के कारण जो लॉस होते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, I2 एंड देन X2। ठीक, अब इसके बाद ही मेरा क्या दिखाएगा, जस्ट इम्पीडेंस दिखाएगा, जो मेरा क्या कहलाएगा, Z। ठीक, और इसी Z तक मेरा क्या बनने वाला है, E2 बनने वाला है। इसलिए मैं पहले से E2 नहीं बनाने वाला था, क्योंकि ये अब मैंने बाद में इसको अब एक्सटेंड करके मेरे को कहाँ तक लेके आना पड़ेगा,
यहाँ तक। तो ये मेरा क्या दिख रहा है E2। ठीक, जितना E2 है उसके जस्ट अपोजिट मेरा क्या बनता है, लगभग E1 बनता है। ठीक, तो यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ कि E1 मेरा रहा होगा। ठीक, अब आपको पता है कि ये I2 है, तो जस्ट इसके ऊपर एक और करंट बनेगा जो मेरा क्या कहलाएगा, आपका I2 डैश। अब फिर से हमारी वही प्रोसेस होगी कि ये मेरा कौन सा करंट कहलाता है, यहाँ पर जो मेरा करंट है वो आपका है कौन सा, IM करंट, और ये मेरा कौन सा है, IW। IM मतलब कि मैग्नेटाइजेशन लॉसेस की वजह से, IW आपको वॉटफुल कंपोनेंट या एडी करंट लॉस भी बोल सकते हैं। ठीक, इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, कि जब मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला तो मेरा कौन सा वो आया, नो लोड करंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, I0। यहाँ हम क्या करेंगे, I2 और I0 का रिजल्टेंट को निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये मैंने I2 और I0 का रिजल्टेंट निकाला। ठीक, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आपका I बन जाएगा। ठीक, यानी टोटल करंट I। अब इस I से क्या करेंगे, ये हमारा मैंने कहीं मान दिया कि यहाँ कहीं मेरा E1 था। ठीक, तो इस I से हम क्या करेंगे, जस्ट इस पे जो लॉसेस निकालेंगे, कौन से, I के थ्रू लॉसेस, I1 के कारण हमारा जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, I1 और R1, इसी I1 और R1 से, यानी इस I1 और R1 से, इस I1 और R1 से हमारा 90 डिग्री पे क्या होने वाला है, आपका I1 और X1। ठीक, तो इसका जो रिजल्टेंट बन जाएगा आपका वापस से क्या बन जाएगा, I1 और Z1। ठीक, तो ये हम जिसको वापस से मिलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका V1। ठीक, तो आप फिर से देख सकते हैं कि V और I के बीच में वापस से आपका क्या है, पावर फैक्टर लैगिंग चल रहा है। यानी कि आपके प्राइमरी को आप लैगिंग पे लेके जाइए, सेकेंडरी को आप लीडिंग पे लेके जाइए, लॉगिंग को लेके जाइए, किसी भी चीज पर लेके जाइए, लेकिन आपके प्राइमरी का पावर फैक्टर तो फिक्स है, जो आपका क्या कहलाता है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो इस तरीके से आप सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है उसके थ्रू आप I0 I1 और उसकी वैल्यू को रखकर भी आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपके अपने न्यूमेरिकल सेक्शन में जो ट्रांसफर कर लिया था, इसके साथ थ्योरिकल सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आप पहले आप इस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आप उन लेक्चर को देखिए, तो आपको जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको शेयर और लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अस।